नमस्कार, मेरा नाम है उदित बस्ती और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान फोकस। इस शो में हम उन मुद्दों और खबरों पर बात करते हैं जो या तो चर्चा में रहते हैं या आपसे वास्ता रखते हैं। इस समय यूपी की राजनीति चर्चा में है। करीब 2 हफ्ते से संघ सक्रिय नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार और बीजेपी के संगठन को लेकर कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि संगठन में और सरकार में दोनों में कई सर्जरी की जा सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि कई लोगों को शामिल किया जा सकता है, कई लोगों को वहां से हटाया भी जा सकता है। 2 हफ्ते के इस मंथन के बाद आज खबर आई है कि दिल्ली में जेपी नड्डा इस पूरे मामले पर बात करेंगे, मीटिंग करेंगे। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यूपी की राजनीति में चल क्या रहा है। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपके शो में। जी सर, सबसे पहले ये बताइए कि करीब 2 हफ्ते हो चुके हैं जो यूपी में संघ सक्रिय नजर आ रहा है, तो इसके राजनीतिक मायने क्या हैं इस पूरे मामले के? देखिए, ऐसा है कि अब पश्चिम बंगाल के चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जिसकी जीत और हार का सीधा असर केंद्र सरकार पर पड़ेगा। इसके कई कारण होते हैं। एक तो सबसे बड़ा राज्य है, दूसरा प्रधानमंत्री यहाँ से आते हैं, तीसरा कहा जाता है प्रधानमंत्री की कुर्सी उत्तर प्रदेश से होकर के जाती है। तो इसलिए संघ और भारतीय जनता पार्टी प्री इलेक्शन अपनी एक्सरसाइज में जुटे हुए हैं। तो इसमें जो कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी सरकार की सर्जरी हो सकती है, मंत्रियों को कुछ को हटाया जा सकता है, कुछ को शामिल किया जा सकता है, इस पे आपकी क्या नजर है? आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पे? देखिए, अभी जो सिचुएशन है और जो सरकार की परफॉर्मेंस है, इस परफॉर्मेंस और इस सरकार से बीजेपी के लौटने की उम्मीद बहुत कम की जानी चाहिए। यह बात जब हम लोग समझ रहे हैं, जो मतदाता हैं, जो विश्लेषक हैं, तो हाईकमान समझ रहा होगा। तो उसे अपने सरकार का परफॉर्मेंस बदलना है, स्टाइल बदलना है, उसका लोगों से लगाव, जो कनेक्टिविटी है वो कम है, उसे ज्यादा करना है। तो ऐसे तमाम काम है जो करने हैं, और उसे करने के लिए जब तक पूरी तरह से सर्जरी नहीं होगी, जब तक पूरी तरह से पूरी चीजें बदलेगी नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। और कॉस्मेटिक चीजों से कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। कोरोना काल में सरकार के दावे चाहे जितने बड़े रहे हों, पर कोरोना काल में सरकार की हालत खस्ता लोगों ने महसूस की। किसी भी सरकार के लिए सबसे जरूरी होता है कि वह कितना डेवलप कर रही है, कितना डेवलपमेंट कर रही है, लोगों से कितना इंटरेक्ट कर रही है, इसको दो तरह से एहसास कराए। पहला, एक तो आंकड़ों में, जो सरकारी आंकड़े सरकार खुद भर सकती है, सरकार बना सकती है, सरकार मैनिपुलेट कर सकती है। कोई भी गवर्नमेंट होती है, उसके लिए किसी एक सरकार को नहीं कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो फील होता है गवर्नमेंट का, और जो फील है वही सिचुएशन असली है, कि वो बताता है कि गवर्नमेंट कैसी चल रही है। फील के लेवल पर यह सरकार अपना बहुत करीब होना एहसास नहीं करा पाई है। इसलिए ये सब कोशिशें जारी है और कोशिशें चल रही हैं। तो अभी अगर हम सर्जरी की बात करें, जो सबसे ज्यादा चर्चा है इस समय, तो क्या लगता है कि सबसे बड़े बदलाव क्या देखे जा सकते हैं सरकार में? देखिए, जो अनुमान है और उस अनुमान को जो विकल्प उपलब्ध है उसके बीच में देखिए, अनुमान यह है कि योगी जी हटाए जा सकते हैं। लेकिन योगी जी के हटने के बाद बनेगा कौन? जी, कम से कम योगी आदित्यनाथ जी ने अपने को हिंदू चेहरा बना के रखा है। दूसरा, कि बीजेपी का जो हिंदुत्व का कोर फोकस है, योगी जी को हटाने के बाद वो कोर फोकस डिफ्यूज होगा। तीसरा, कि योगी ने खुद को, भले उनकी सरकार ने जैसा भी काम किया, उनके मंत्रियों ने जैसा काम किया, उनके अफसरों ने जैसा काम किया, पर उन्होंने खुद को एक ईमानदार और ये कह सकते हैं एक्टिव चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने अपने को स्टैब्लिश किया है। तो अभी उस जैसा एक्टिव, उन जैसा ऑनेस्ट, उन जैसा हिंदुत्व के एजेंडे पे काम करने वाला कोई लीडर विकल्प नहीं है। तो अगर ये पहला सर्जरी करते हैं तो आपके पास लीडर कौन होगा? दूसरा, कि आप जो सोशल इंजीनियरिंग करेंगे उसमें क्या होगा? अब नहीं करते हैं तो योगी जी से ब्राह्मण मतदाता थोड़ा नाराज है, योगी जी से उनके विधायक दुखी हैं, योगी जी से उनके मंत्री दुखी हैं, योगी जी से कार्यकर्ता दुखी हैं। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए जो जरूरी चीज चाहिए वो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सरकार चलाने के लिए जो चीजें थी वो तो किया, पर पॉलिटिकल पार्टी और सरकार दोनों कॉम्प्लीमेंट हैं।
ये उनको समझने में दिक्कत हुई, क्योंकि वो कभी संगठन के आदमी नहीं रहे, और जो संगठन उन्होंने बनाया भी वो उनका एक अलग किस्म का अपना संगठन था। तो ऐसी स्थिति में योगी जी के लिए ये कंफर्टेबिलिटी क्रिएट करना मुश्किल था, और वो क्रिएट नहीं कर पाए। चुनाव हमेशा संगठन लड़ता है, सरकार की उपलब्धियां लड़ती हैं, लेकिन सरकार की उपलब्धियां भी सिर्फ आंकड़ों के स्तर पर नहीं लड़ती हैं, सरकार की उपलब्धियां फील के लेवल पर भी लड़ती हैं। और फील के लेवल पर अगर आप एहसास नहीं करा पा रहे हैं, तो सरकार की उपलब्धियों को आप बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के न बता सकते हैं, न गिना सकते हैं, न जनता उस पर विश्वास करेगी। तो जो संघ का जो 2 हफ्ते करीब करीब का जो मंथन रहा, तो उससे क्या निकलने की उम्मीद है आपको? मतलब विष किसके लिए निकलेगा और किसके लिए अमृत निकल सकता है? देखिए, अभी जो संघ ने कोशिश की है, अगर संघ के लोग जिस तरह मंत्रियों से मिले हैं, जिस तरह लोगों से फीडबैक लिए हैं, अगर उस फीडबैक पे जाते हैं, तो इनके सामने एक विकल्प है कि योगी जी को दिल्ली ले जाए और यहाँ किसी को कराए। लेकिन सवाल उठता, करेंगे किसे? उनके सामने विकल्प नहीं है। योगी जी के साथ का जो विकल्प है वो उपलब्ध नहीं है। और दूसरा, उसके बाद पूरी सर्जरी करनी होगी। मान लीजिए आप मुख्यमंत्री हटाते हैं, पार्टी अध्यक्ष बदलना पड़ेगा, ठीक है। आप जिसको मुख्यमंत्री बनाते हैं वो क्या योगी आदित्यनाथ जितना कॉम्पिटेंट होगा? आपके पास कुल 6 महीने हैं, 6 महीने में से कौन सी जादू की छड़ी घुमा देंगे आप कि जनता खुश हो जाएगी? कोरोना काल में आपके परफॉर्मेंस को आप चाहे जितने बड़े दावे कराएं, लेकिन फील के लेवल पर जनता ने उसे निगेटिव फील किया है। आपके सारी कोशिशों को, आपके सारे प्रयासों को, आपने जो कुछ किया उसे जनता पॉजिटिव फील नहीं कर पाई है। आंकड़ों में हो सकता है आपने बहुत कुछ किया हो, मैं नहीं कह सकता, और आंकड़ों में हर सरकार करती है, पर फील के लेवल पर अगर नहीं होगा तो सरकार को दिक्कत होगी। तो मुझे लगता है कि एक बड़े असमंजस की स्थिति में संघ है, एक बड़े असमंजस की स्थिति में बीजेपी है कि अगर हटाती है तो उसके जो नुकसान होंगे उसको कैसे कंपनसेट करेंगे, अगर नहीं हटाती है तो जो नुकसान है, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसे कैसे कंपनसेट करेंगे। अब एक नई दिक्कत आ गई। आपको याद होगा अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो इन्हीं दिनों पूरे परिवार का झगड़ा सड़क पे था। बिल्कुल। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के, संगठन और सरकार को लेकर के जो झगड़ा है वो सड़क पर भले नहीं है, लेकिन संगठन के अंदर है, जनता के पास है। एक नए ढंग की चुनौती है कि अगर आप योगी आदित्यनाथ को बनाए रखते हैं, तो जो लोग हटाना चाहते थे, जो शक्तियां उन्हें डिस्प्लेस करना चाहती थी, उन शक्तियों के लिए एक शिकस्त होगी। वो क्या करेंगे? अगर इन्हें आप बनाए रखना चाहते हैं, तो क्या इनके लिए अब उस तरह परफॉर्म करना आसान होगा? क्योंकि इन्हें भी लग रहा होगा कि उन्होंने बहुत काम किया और उन्हें मौका नहीं मिला, और मौका मिला तो उन्हें डिस्प्लेस करने की बात हो रही है। तो 5 साल तक जिस आदमी को मुख्यमंत्री बना के रखा गया, जो उपलब्धि कल्याण सिंह को नहीं मिली, जो उपलब्धि राजनाथ सिंह को नहीं मिली, वो आपने दिया, तो 5 साल के अंतिम सालों में आप हटा करके जो जोखिम मोल ले रहे हैं, क्या उस जोखिम का कोई अपॉर्चुनिटी कास्ट आपके पास है? तो ये इतने फार्मूले हैं कि इन फार्मूलों को हल कर पाना संघ के लिए, बीजेपी के लिए आज बहुत मुश्किल बात है। अब जो भी करेगी बीजेपी, जो भी करेगा संघ, वो एक स्ट्राइक है, और हो सकता है वो स्ट्राइक उन्हें सूट कर जाए, हो सकता है ना भी सूट करे। और एक बड़े जोखिम को लेने का समय है बीजेपी के सामने, संघ के सामने, और जोखिम जो भी लेगी बीजेपी और संघ, उसमें देखना होगा कि वो उस जोखिम को लेने का विकल्प क्या दे रहे हैं। और जब तक विकल्प सामने नहीं आएगा, तब तक ये कह पाना मुश्किल होगा कि विष किसके हाथ में जाएगा और अमृत किसके पास आएगा। तो मतलब जो खबर आई है आज की रविवार को, जो जेपी नड्डा जी मीटिंग कर सकते हैं इस पूरे मामले पे, तो हो सकता है इस पूरे कवायद का जो रिजल्ट में वहां से निकल कर आए, वहां दिल्ली से। जी जी, 5 तारीख को ही जो बैठक होगी उसमें पता चलेगा। तो संघ के महत्वपूर्ण लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा 6 महीने में क्या फार्मूला हो सकता है, क्या जादू की छड़ी हो सकती है, कौन नया आदमी कर सकता है, योगी जी क्या नहीं कर सकते हैं, और योगी जी को बनाए रख के किस किस जात, किस किस तरह के लोग, कौन कौन कास्ट कॉम्बिनेशन, किस मतलब सरकारी कर्मचारी, पत्रकार, वकील, डॉक्टर, और जो और लोग हैं जो सेगमेंट बनते हैं, टीचर, ये सेगमेंट कितने खुश हैं, कितने नाराज हैं, इन सब का वैल्यूएशन करना पड़ेगा इन्हें। तो अभी बीजेपी के साथ सबसे बड़ी चुनौती क्या है 2022 के लिए? क्योंकि इतने बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाई इन्होंने, अब अगले जो 6 महीने हैं उसमें उस किस रूप की चुनौती को देख रहे हैं? ये किस चीज का इनको सबसे ज्यादा जरूरत है सॉर्ट करने की?
देखिए, इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इनकी सरकार सत्ता विरोधी रुझान की शिकार है, एंटी इनकम्बेंसी की। और ये जो सत्ता विरोधी रुझान है, इसको काउंटर वह कितना करते हैं और कैसे करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा काम किया, कर रहे हैं, इससे नहीं। जो फील के लेवल पर है वो सत्ता विरोधी रुझान है, एंटी इनकम्बेंसी है। इसके काउंटर करने के क्या फॉर्मूले निकालेंगे, यही इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जैसा आपने शुरुआत में बताया कि 2022 को लेकर सारी कवायद हो रही है ये, तो क्या जी बाकी और विपक्षी दल हैं, सपा है, बसपा है, उनमें भी ऐसी सक्रियता नजर आ रही है क्या चुनाव को लेकर अभी? देखिए, इसमें दो कारण है। बसपा, सपा, इन ये दोनों विपक्ष में है, तो उनके लिए उतनी सक्रियता जरूरी नहीं होती। वो ज्यादातर इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि सरकार का एंटी इनकम्बेंसी कितना बनता है और एंटी इनकम्बेंसी कैसे आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो उसे वो समय समय पर सोशल मीडिया पर बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं। मायावती जी भी यदा कदा मिल जाते हैं, और मायावती जी का पॉलिटिक्स का तरीका ही दूसरा है। हाँ, वो हमेशा दूसरों की कमी का फायदा उठा करके सरकार बना लेती है। कभी वो कुछ भी एक्टिव नहीं होती हैं, एजिटेशन नहीं करती हैं, जमीन पे नहीं लड़ती हैं, धरना प्रदर्शन नहीं करती, कुछ नहीं करती। उनका पॉलिटिकल स्टाइल ही दूसरा है। और इस पॉलिटिकल स्टाइल की बीजेपी, बसपा के अलावा कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है पूरे देश में। तो ऐसी स्थिति में सपा इस बात का वेट कर रही होगी, मुझे लगता है। और अखिलेश यादव एक्टिव भी हैं, जा रहे हैं लोग, कोरोना पे लोगों को सोशल मीडिया पे ट्वीट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कैंडिडेट की एमएससी कितनी होती है और उसको कैसे वो फायदा उठाते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि संघ बीजेपी के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको उन्होंने ट्वीट किया, और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनकी प्रेजेंस बनी रहे। पर अभी कोरोना काल है, लॉकडाउन है, इसमें वो जमीन पर नहीं उतर सकते। हालांकि जमीन पर उतरने और लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी बहुत मुफीद पार्टी मानी जाती है। तो अभी आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन लगता है आपको बीजेपी के लिए आगामी 2022 के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बने रहने के लिए सबसे पहला काम करना होगा कि जो नाराजगी मुख्यमंत्री से, मंत्रियों से, विधायकों से है, उसे दूर करना पड़ेगा। और नाराजगी है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा, और इसको हर स्तर पर स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप ये कहते हैं नाराजगी नहीं है, मुख्यमंत्री से नहीं है, मंत्री से नहीं है, अफसरों से नहीं है, तो ये गलत बात है। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है, वो कार्यकर्ता अगर खुश नहीं है, अगर उसके जेन्युइन काम नहीं होते हैं, उसकी सुनी नहीं जाती, उनकी अनसुनी कर दी जाती है, तो वो आपके साथ शिद्दत से नहीं जुड़ेगा। और 4.5 साल आपने नहीं सुना, अचानक आपको लग रहा है कि उसका सुनना चाहिए, तो वो कैसे आप उसके मन को तैयार करेंगे, उसमें उत्साह डालेंगे। ये सब काम बहुत चुनौतीपूर्ण है, और भारतीय जनता पार्टी को विद इन पार्टी काम करना पड़ेगा। बाहर से कोई चैलेंजेस नहीं है। बाहर से चैलेंजेस तो इस तरह के आए हैं जो उन्होंने खुद क्रिएट किया है। अगर अच्छी गवर्नमेंट परफॉर्म करते तो इतना बड़ा मैंडेट था, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर ये किसी एक एजेंडे को, जैसे इन्होंने बहुत बार कहा कि हम गड्ढा मुक्त सड़क करेंगे, नहीं किया। इन्होंने जितने भी एजेंडे लिए, किसी एजेंडे पे कॉन्सिस्टेंटली ये काम करते नहीं रहे, काम करते नहीं दिखे, और जनता की कोई सुनवाई नहीं हुई। जैसे पहले होता था, मुख्यमंत्री जी का वो जनता दरबार होता था, लोग जाते थे, अपनी बातें कहते थे। तो इस बार ये भी अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं मिली। तो कोई किसी इंटरेक्टिव स्टेज पर गवर्नमेंट नहीं रही है। तो ये एक लोगों को छोटा सा, और इसको बड़ा गुस्सा भी कह सकते हैं, क्योंकि जब भी लीडर इंटरेक्टिव स्टेज पे होता है तो लोगों के जो छोटे छोटे नाराजगी होती है वो निकल जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। इस बार डिफ्यूज नहीं हुई है। जब ये सरकार बनी थी, जिस समय योगी जी ने शपथ ली थी, तो उस समय 2 डिप्टी सीएम का एक फॉर्मूला बीजेपी लेकर के आई थी। तब ये कहा भी जा रहा था कि जो 2 डिप्टी सीएम होंगे वो ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, और जो योगी जी होंगे वो ब्रांडिंग के लिए और बीजेपी के एजेंडे पे और संघ के एजेंडे पे काम करेंगे। तो क्या ये 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला फेल होता रहा अपने, ये कह सकते हैं इस नहीं, पूरे मामले में? नहीं, आप ये नहीं कह सकते 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला। गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस का फॉर्मूला फेल हो गया। अच्छा। गवर्नमेंट ने जो अपने परफॉर्मेंस के लिए जो यार्डस्टिक बनाई, किसी यार्डस्टिक पे कॉन्सिस्टेंटली नहीं चलती रही। जब आप कॉन्सिस्टेंटली नहीं चलेंगे तो आपको अचीव करने में समय ज्यादा लगेगा। दूसरा, इंटरेक्शन जनता से नहीं हुआ।
मूल बात तीसरा, ये है। कई बार ऐसा होता है कि संगठन, लोग सरकार से नाराज होते हैं तो संगठन में जाकर के अपनी बातें कहते हैं और संगठन सरकार को कम्युनिकेट करता है और सरकार जो है वो उसके हिसाब से अपने चाल ढाल रंग रूप को बदलती है। लेकिन यहाँ संगठन और सरकार के बीच में भी कम्युनिकेशन बहुत अप्रोप्रिएट नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आपकी बातों से अगर मैं निचोड़ निकालूं तो बीजेपी पास भी योगी जी के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं आज की तारीख में इनके पास में। नहीं, अगर ये योगी जी को डिस्प्लेस करना चाहते हैं तो ऐसा ऑप्शन क्या लाएंगे जिसमें कम से कम जोखिम हो? ऐसा कोई नाम इनके सामने आज नहीं दिख रहा है। जो AK शर्मा जी की जो बात हो रही थी वो उसको लेके जो डिप्टी सीएम बनाने को उनको चल रहा था कि डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, उसका कितना संभावना देख पा रहे हैं आप? देखिए, AK शर्मा जी जहां से आए हैं और जो उनका अपना पास्ट कैरियर है उसे देखते हुए डिप्टी सीएम वो जरूर बनेंगे और उन्हें बनाया भी जाना चाहिए। दिक्कत यह है कि AK शर्मा को 6 महीने का समय, 6 महीने में ऐसा क्या कर देंगे? बिल्कुल, ऐसा क्या चेंज कर देंगे? अच्छा, AK शर्मा लीडर नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट है, तो ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर ऐसा क्या बदलाव करेंगे जब ब्यूरोक्रेसी को ये दिख रहा हो कि एंटी इनकम्बेंसी सरकार पे इतनी भारी है कि ये सरकार आने वाली नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ब्यूरोक्रेट भी तो मन लगा करके AK शर्मा जी के एग्जीक्यूशन को के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में नहीं जुटेंगे। और जब भी किसी सरकार के अंतिम 6 महीने बचते हैं तो ये ब्यूरोक्रेट्स को, जनता को, विश्लेषकों को, पत्रकारों को अनुमान हो जाता है। अनुमान में सिर्फ अंतर इतना होता है, जैसे लग रहा था कि बीजेपी आएगी, हम लोग को लगता था, ये जरूर लगता था बीजेपी 250 सीटों से आएगी, बीजेपी 300 से ऊपर सीटों से आ जाएगी, ये नहीं लगता था। ऐसे ही ये लग रहा है कि बीजेपी नहीं आएगी, ये लोगों को मोटा मोटा लग रहा है। अब बीजेपी का स्कोर क्या होगा ये नहीं कह सकते, इसके लिए परमेंटेशन, कॉम्बिनेशन, दूसरे पार्टियों के टिकट, चुनाव कब होते हैं, चुनाव में एजेंडा क्या होता है, बसपा की तैयारी क्या है, सपा की तैयारी क्या है, ये सब चीजों पर निर्भर करता है। लेकिन इतना जरूर है कि क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी की नहीं दिखती है। ये दिखता है लोगों को कि सपा एज वाली पार्टी होगी। तो ऐसी सिचुएशन में आखिर अरविंद शर्मा जी आते भी हैं तो क्या ब्यूरोक्रेट्स उनके आगे उनके बात को एग्जीक्यूट करेंगे उस तरह? मुझे नहीं लगता कि कर पाएंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जिनको रिटायर नहीं होना है वो सारे के सारे ब्यूरोक्रेट अपना भी तो फ्यूचर देख रहे होंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये जो सिनेरियो बीजेपी का अभी दिख रहा है, जो एंटी इनकम्बेंसी है और जो जनता से संवाद की जो समस्या रही है, वो बसपा और सपा के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी लेकर के आया है अगर देखा जाए तो। बसपा के लिए तो नहीं आया है, पर अच्छा। सपा के लिए ये अपॉर्चुनिटी लेके जरूर आया है। सपा, बसपा जो है वो इन दिनों पता नहीं क्यों उसका एक्शन ये है कि वो लोगों के बीच में बीजेपी की बी टीम नजर आ रही है। तो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उससे होता है जो लड़ता रहता है। जैसे अखिलेश यादव जी की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा बीजेपी को हुआ क्योंकि बीजेपी लड़ रही थी, बसपा लड़ रही थी। आज भी बसपा नहीं लड़ रही, तो जो भी लाभ हानि होगा वो बीएसपी को नहीं होगा, वो सपा को होगा। तो आखिर में सर कोई बात अगर रह गई हो जो आप कंक्लूड करना चाहें तो आप कर सकते हैं इस पूरे विषय पे। नहीं, हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने जो अभी शुरुआत की है, संघ ने जो शुरुआत की है, वो एक ऐसी स्थिति है जैसे कभी कभी सांप छछूंदर को पकड़ लेता है। मानस में लिखा है कि वो ना तो निगल सकता है ना उगल सकता है। तो एक ऐसे एज में, एक ऐसे कालखंड में जब चुनाव बिल्कुल नजदीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये अगर ऑपरेशन करना था तो 1.5-2 साल पहले करना चाहिए था। आज की तारीख में बीजेपी जो भी फैसले लेगी उसमें उसको नुकसान ही होगा। कुल मिलाकर ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं वाली सिचुएशन में बीजेपी फंसी हुई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और यूपी के पॉलिटिक्स को इस तरह समझाने के लिए। हम फिर आपसे कनेक्ट करेंगे किसी विषय के साथ में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो हिंदुस्तान फोकस में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।